हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6, 7, 8 का हिंदी विषय पढ़ाने जा रहा हूं और हिंदी में व्याकरण, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। आज आपको वाक्य के बारे में सारा चीज बताया जाएगा, जैसे वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य कितने प्रकार का होता है। तो ये सारा चीज आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। देखें, हमने यहाँ पे 2 लाइन लिखा हुआ है और एक लाइन लिख करके क्रॉस कर दिया है और दूसरा लाइन लिख करके टिक कर दिया है। आशा ये है कि ये गलत है, ये सही है। अर्थात वाक्य क्या है, ये दूसरा मोहन सड़क पर खेलता है, ये टिक कर दिया हमने, अर्थात ये हमारा वाक्य है। और सड़क मोहन है खेलता पर, इसको हमने क्रॉस कर दिया है, ये वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है, जान लीजिए। पहला चीज, वाक्य होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्त है, वाक्य होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देख लें, पहला चीज शब्दों का समूह। पहला क्या है, शब्दों का समूह होना चाहिए। शब्दों का समूह ये भी है, ये भी है। दूसरा क्या होना चाहिए, सार्थकता होना चाहिए। यानी कि सार्थक का मतलब उसका अर्थ निकले। ये नहीं कि ऐसे शब्द लिख दिए गए हैं जिसका कोई अर्थ ही न हो। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा है व्यवस्थित क्रम। वाक्य होने के लिए ये 3 कंडीशंस हैं, 3 शर्त है। जो भी लाइन लिखी गई है, अगर वो तीनों शर्त को पालन करते हैं, तीनों शर्त को वो अपने अंदर समाहित करते हैं, तो वो हमारा वाक्य होगा। जैसे शब्दों का समूह, तो ये भी शब्दों का समूह, ये भी शब्दों का समूह। सार्थकता यानी उसका अर्थ तो निकल रहा है, सभी शब्दों का अर्थ निकल रहा है। व्यवस्थित क्रम, ये देखा, ये महत्वपूर्ण है। ये जो सड़क है, मोहन है खेलता पर, यहां पे देख लेंगे कि ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। यहां पर देखेंगे मोहन सड़क पर खेलता है, ये व्यवस्थित क्रम में है। पहला चीज देखें, ये शब्दों का समूह है, इसमें भी शब्दों का समूह था, ये भी है। सार्थकता, शब्द का भी सार्थक अर्थ था। और ये जो वाक्य लिखा गया है कि मोहन सड़क पर खेलता है, ये भी एक आशय दे रहा है, तो ये भी गुण इसके अंदर है। और व्यवस्थित क्रम, ये जो शब्द दिए गए हैं वो व्यवस्थित क्रम में है, तो ये तीनों गुण इसके अंदर समाहित हैं, तो इसे हम वाक्य बोलेंगे। इसमें हमारा ये सिर्फ शब्दों का समूह है और शब्दों का अर्थ है, लेकिन वो पूरे लाइन का आशय क्लियर नहीं है, इसलिए इसमें सार्थकता भी नहीं है और व्यवस्थित क्रम भी नहीं है। तो ये हमारा वाक्य नहीं होगा, ये हमारा वाक्य होगा। परिभाषा सुन लीजिए कि शब्दों के सार्थक व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित क्रम को ही वाक्य बोलते हैं, तो ये हमारा हो गया वाक्य। अब आइए देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग क्या होता है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक होता है जो भी वाक्य लिखा हुआ है उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, इसको जान लेंगे आप लोग। तो देखें, कोई भी वाक्य हो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, कोई भी वाक्य हो
तो जिसके विषय में कुछ कहा गया है उस वाक्य में वही हमारा उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा विधेय हो जाता है। तो एक बार फिर सुन लें इसे कि उस वाक्य में जो वाक्य दिए गए हैं जिसके बारे में कहा गया है उसे उद्देश्य बोलते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा विधेय होता है। तो ये दो हो गया उदाहरण से, जैसे सालू ने एक कलम खरीदी, या सालू एक कलम खरीदी। यहां पे देखें सालू एक कलम खरीदी, ये हमारा वाक्य है। पूछा जाए कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो दो। अब दो अंग होते हैं तो इसमें कौन उद्देश्य है, वो दो अंग कौन कौन है? एक उद्देश्य हो जाएगा, एक विधेय। उद्देश्य हमने क्या बताया, जिसके बारे में कहा जाए, कोई भी वाक्य दिया गया जिसके बारे में कहा जाए तो वो हमारा उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय होता है। तो यहाँ पे सालू एक कलम खरीदी, सालू एक कलम खरीदी, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? जो कलम खरीदने की बात है किसके बारे में कही जा रही है, तो वो सालू के बारे में कही जा रही है। तो सालू हमारा उद्देश्य हो जाएगा। अब देखा सालू के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो एक कलम खरीदी। सालू के बारे में क्या कहा जा रहा है, एक कलम खरीदी, तो ये हमारा विधेय हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अब पता चल गया कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए विधेय। उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण, रागिनी कविता सुना रही है। रागिनी कविता सुना रही है, ये दिखाएं दूसरा वाक्य है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, रागिनी के बारे में। तो रागिनी हमारा उद्देश्य हो गया। अब रागिनी कर क्या रही है, तो कविता सुना रही है। तो रागिनी के बारे में कहा गया कविता सुना रही है, तो ये विधेय हो गया। इस प्रकार से आप ये किसी भी वाक्य में जान सकते हैं कि कौन उद्देश्य है और कौन विधेय है। अब आइए बात करते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार देखेंगे, ये तो था वाक्य के अंग या भाग। वाक्य के कितने अंग या कितने भाग होते हैं ये। अब देखिए वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार का होता है, तो देखें वाक्य का जो प्रकार है ये आधारों में बांटा गया है, जिसके दो आधार हैं। वाक्य को आधारों में बांटा गया है जिसके दो आधार है, अर्थात दो आधार पर वर्गीकरण किया गया है इसका वाक्य का। एक है रचना या स्वरूप के आधार पर, रचना या स्वरूप के आधार पर, और अगला है अर्थ के आधार पर। दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। वाक्य के जो प्रकार होते हैं ये दो आधारों पे बांटे गए हैं, एक रचना या स्वरूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं रचना या स्वरूप, अर्थात जो वाक्य है वो किस आधार पर बनाया गया, उसका स्वरूप क्या है। तो रचना या स्वरूप के आधार पर देखेंगे ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है सरल वाक्य, इसको हम अभी मिटा रहे हैं, इसको बाद में भी बताया जाएगा। पहले देख लेते हैं इसको। सरल वाक्य होता है, दूसरा होता है
मिश्रित वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ये तीन वाक्य आपको बताए जा रहे हैं। किस आधार पे है? रूप के आधार पर, संरचना के आधार पर। देखें, रचना या संरचना या स्वरूप के आधार पर कितने प्रकार के आपको बताए जा रहे हैं? तीन प्रकार के। बिल्कुल आप इसे समझना है, वो तीन किस संरचना के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो तीन वो आधार कौन कौन है? एक है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है आपका है संयुक्त वाक्य। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सरल वाक्य है, कौन मिश्रित वाक्य है और कौन संयुक्त वाक्य है? तो इसे जानने के लिए जान लें पहले सरल वाक्य कहते किसे हैं या सरल वाक्य होता क्या है। तो ध्यान से सुनेंगे, सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य वह है जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है, वो सरल वाक्य होता है। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है वही हमारा सरल वाक्य है। जैसे मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है, श्याम पढ़ता है, बच्चे घर जाते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। तो ये जो सभी वाक्य हमने बोला इसमें एक ही मुख्य क्रिया है। तो एक ही जिसमें क्रिया हो वो हमारा क्या होता है? सरल वाक्य होता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है। दूसरा देखेंगे मिश्रित वाक्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित का मतलब मिला रहेगा। मिला रहेगा, मिला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? मिश्रित कहलाता है। मिश्रित का मतलब वो मिला है, मिल करके बना हुआ है। तो इसका परिभाषा क्या होगा या किसे कहेंगे मिश्रित वाक्य? ये देख लें आप। जैसे आपका दिया है सरल वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य दिया हुआ है। मिश्र वाक्य होता क्या है? जो मिश्रित होता है, अर्थात आशय ये है कि जिस वाक्य में एक से अधिक क्रिया होती है, एक वाक्य से अधिक क्रिया वह वाक्य जो मिलकर के बना होता है, अर्थात दो वाक्यों से मिलकर के, यूं कहें कि वो दो वाक्यों से मिलकर के बना होता है। और जब दो वाक्य से मिलकर के बना होगा तो जाहिर सी बात है उसमें दो क्रिया होगी। अब दो क्रिया होगी तो ये ध्यान रखेंगे, एक होता है स्वतंत्र क्रिया जो उस वाक्य में दिया गया है, और एक जो दूसरा कार्य उसमें हो रहा है, जो दूसरी क्रिया दी हुई है, वो उस पर आश्रित रहता है, वो स्वतंत्र नहीं रहता है। तो वो हमारा मिश्रित वाक्य होता है। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे कि जिस वाक्य में दो वाक्य होते हैं, अर्थात दो वाक्य मिलकर के मिश्रित होकर के अगर किसी वाक्य का निर्माण किए हैं तो वो हमारा होता है मिश्रित वाक्य। दो वाक्य, ध्यान से सुनेंगे कि दो वाक्य मिश्रित होकर के या दो वाक्य मिलकर के एक वाक्य बनाए हुए हैं, जिसमें से एक वाक्य स्वतंत्र रहता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है, तो वो मिश्रित वाक्य होता है। जैसे राम ने कहा कि मैं कल गोरखपुर जाऊंगा। देखें, ये जो वाक्य है यहां पे दो वाक्य आ गया है, यहां पे दो वाक्य आ गया है। और हमने क्या बताया कि मिश्रित वाक्य वह होता है जो दो वाक्यों से मिल करके बना होता है, दो वाक्यों से मिश्रित होकर के। तो एक वाक्य राम ने कहा, ये वाक्य हो गया। मैं कल गोरखपुर जाऊंगा, ये भी वाक्य है। तो वही कह रहा है कि वह वाक्य जो दो वाक्यों से मिश्रित होकर के मिल करके बना होता है, वो हमारा कौन सा वाक्य होता है? वो हमारा मिश्रित वाक्य होता है। राम ने कहा, एक वाक्य ये हो गया, मैं कल गोरखपुर
जाऊंगा एक वाक्य, तो दो वाक्य मिल करके बने हुए हैं, ये हमारा क्या होगा मिश्रित, जिसमें राम ने कहा स्वतंत्र है और ये उस पर आश्रित है, तो ये हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं। अगला आपका दिया हुआ है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे कि ऐसे वाक्य जो दो सरल वाक्यों से मिलकर के बने होते हैं वो हमारे संयुक्त वाक्य। नाम से ही संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। ऐसे वाक्य जो दो सरल वाक्यों से मिलकर के बने होते हैं वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। इसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, कोई वाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है। जैसे राम दिल्ली गया और लाल किला देखा। यहां पे देखेंगे कि राम दिल्ली गया और लाल किला देखा। एक वाक्य यह है कि राम दिल्ली गया और उसने कह सकते हैं और वह भी कह सकते हैं। यहां पे चूंकि एक ही सब्जेक्ट है तो दोबारा हमने नहीं लिखा है। अब अगर यहां लिख भी दें कि राम दिल्ली गया और वह लाल किला देखा, तो जब सब्जेक्ट हमारा वही है तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आशय वो हो जाता है उसका। तो राम दिल्ली गया और लाल किला देखा था, दिल्ली जाना और लाल किला देखना ये दोनों सरल वाक्य, यानी दो सरल वाक्यों से जुड़ करके जो वाक्य बनता है वो हमारा होता है संयुक्त वाक्य होता है। दो सरल वाक्यों से मिलकर के जो बना होता है संयुक्त वाक्य, इसमें दोनों वाक्य हमारे क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं, ये याद रखेंगे आप। तो ये किस आधार पे था, रचना या स्वरूप के आधार पे वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल, दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो ये हो गया रचना के आधार पर। अब देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए। अर्थ के आधार पर अर्थ हमने कह दिया, मतलब उसका आशय क्या है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है। वो चीज आप अक्सर देखे होंगे कि अगर कोई कुछ कहे, जैसे मैं आपको कुछ कहूं करने के लिए कि ये काम करो, तो उसने एक तो सिंपल में कह देगा अच्छा, ये काम करके आना, पढ़ के आना, तो अगर ये कहते अच्छा तो ये वो काम करके आए। अगर हमने कहा कि ये काम करके आना और वो इस लहजे में बोले अच्छा, तो वो हमारा उसका आशय बदल गया, उसका अर्थ दूसरा निकल रहा। पहले ये काम करके आना अच्छा, तो उसका अर्थ दूसरा है, और ये काम करके आना अच्छा, और अगर यही चीज ऐसे अच्छा, तो आशय ये है कि अर्थ के आधार पे जैसे जो कुछ हम बोलते हैं उसका आशय क्या निकल रहा है, उस आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो देखें। वही होता है अर्थ के आधार पर, जिसमें पहला है आपका विधानवाचक। विधानवाचक विधानवाचक दिया है पहला आपका, कह रहा है विधानवाचक वाक्य क्या होता है, वह वाक्य या जिस वाक्य से किसी भी कार्य का सामान्य रूप से बोध होता है वो हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य से किसी भी क्रिया का सामान्य रूप से बोध होता है वो हमारा विधानवाचक। इसका दूसरा नाम भी है सरल वाक्य, इसको सरल वाक्य भी बोलते हैं। जिस वाक्य से विधान का मतलब विधि, विधि का मतलब नियम, अर्थात जो एक साधारण रूप से सामान्य रूप से व्यक्त किया गया है वही हमारा है विधानवाचक। जैसे मोहन
पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। ये सामान्य रूप से क्रिया का बोध हो रहा है। जिस वाक्य में क्रिया का सामान्य रूप से बोध हो तो वो हमारा होता है विधानवाचक वाक्य। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन लिखता है, मोहन जाता है, ये हमारा विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा दिया हुआ है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है देखेंगे। जैसा नाम वैसा वाक्य। विधान सामान्य रूप से वाक्य की क्रिया का बोध होता है। निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक का क्या मतलब? निषेध है अर्थात रुकावट है, अवरोध है, बाधा है। तो जिस वाक्य में किसी कार्य को न करने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी कार्य को न करने का बोध हो, उसमें अवरोध हो, निषेध हो, तो वो हमारा होता है निषेधात्मक वाक्य। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य दिया, जैसे मोहन पढ़ता है, हमने क्या कह दिया? मोहन नहीं पढ़ता है, मोहन नहीं पढ़ता है। मोहन पढ़ता है, ये विधानवाचक वाक्य या सरल वाक्य हो गया, या विधानवाचक सामान्य रूप से क्रिया का बोध हो रहा है। निषेधात्मक वाक्य यहाँ पे देखें नहीं आ गया है। जिस वाक्य में किसी भी क्रिया का न करना या न होना पाया जाए वो निषेधात्मक वाक्य। जैसे मोहन नहीं पढ़ता है, इसमें कार्य निगेटिव में है, तो जो नकारात्मक वाक्य होते हैं वही निषेधात्मक वाक्य होते हैं। ये दो हो गया। बहुत सारे वाक्य आप देख सकते हैं अपने किताब से। तीसरा देख लें, तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तीसरा है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक क्या होता है? तो जिस वाक्य से, ध्यान से सुनेंगे, कि जिस वाक्य से प्रश्न को पूछने का बोध हो, जिस वाक्य से प्रश्न को पूछने का बोध होता है वही हमारा प्रश्नवाचक होता है। जैसे जैसे मोहन क्या पढ़ता है? मोहन क्या पढ़ता है? ये वाक्य क्या है कि मोहन क्या पढ़ता है। इससे इसका मतलब क्या है? इसका क्या अर्थ निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकल रहा है यार वो काम नहीं करना है, निषेधात्मक है, अवरोध है उसमें, ये सामान्य रूप से बोध हो रहा है। यहाँ पे देखें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या करता है? मान लेते वो पढ़ता है, लिखता है, घूमता है, तो ये उसका क्रिया है। तो वही पूछा जा रहा है कि करता क्या है। तो जब प्रश्न पूछने का बोध होता है वही हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्यों? ये ध्यान रखेंगे, उसमें प्रश्नवाचक शब्द दिए होंगे। और प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, और एक वो होता है जिसका जवाब हम उत्तर दे के करते हैं। जैसे वो दो कौन है? क्या आप आज खाना खा के आए हैं? तो इसका जवाब आप हाँ या ना में देंगे। लेकिन आप क्या खाए हैं, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं देंगे, बल्कि उसका उत्तर लिखेंगे, अर्थात जो खा के आए हैं वो बताएंगे। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। अब देखें, तीन हो गया आपका, विधानवाचक वाक्य हो गया, निषेधात्मक वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब चौथा देखना विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, बिल्कुल जितने प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पे नाम से ही स्पष्ट है। विस्मयादिबोधक मतलब विस्मय अर्थात आश्चर्य। जिस वाक्य से विस्मय का बोध हो वो हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे देखेंगे आहा, जैसे आहा,
कितना सुंदर दृश्य है। अरे वो आ गया है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेला। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है या जो शब्द है वो विस्मय प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। अब वो आश्चर्य चाहे दुख का हो, चाहे सुख का हो, चाहे प्रशंसा का हो, चाहे तिरस्कार का हो, किसी भी चीज का हो, लेकिन वो विस्मय हो, आश्चर्य हो, तो वो हमारा होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला देखें, 4 हो गया। 5वां क्या दिया है आपका? आज्ञावाचक। 5वां दिया है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य से आदेश, प्रार्थना, प्रस्ताव, सुझाव, सलाह, इन चीजों का बोध होता है, वो आज्ञावाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य से आदेश का बोध होता है, साधारण रूप में आप यही समझें, आज्ञा का मतलब वही आज्ञा या आदेश। जिस वाक्य से आदेश का बोध होता है आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? आदेश दिया जा रहा है। तो आदेश हो, प्रार्थना हो, ये हमारे क्या है? आदेशात्मक वाक्य होते हैं। बैठ जाओ, सलाह जैसे सदा सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, अर्थात जिस वाक्य से आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, त्याग का बोध होता है, वो हमारा आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चले जाओ, सदा सत्य बोलो, अपने बुजुर्ग की सेवा करो, ये सभी कैसे वाक्य हैं? आज्ञावाचक वाक्य हैं। तो ये 5 हो गया। 6वां देखेंगे संदेहवाचक। 5वां देखेंगे आप संदेहवाचक वाक्य। नाम से ही सारे वाक्य आपको क्लियर हो जाएंगे। 6वां देखेंगे संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य देखें, दिया हुआ है, जिस वाक्य से, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है कि जिस वाक्य से कार्य का होने या न होने का संदेह हो, वो हमारा संदेहवाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या न होने में संदेह हो, तो संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे जैसे शायद आज वर्षा हो। पूरी विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं। यहां पे क्या है? थोड़ा संदेह है, यार वर्षा हो भी सकती है, वर्षा नहीं भी हो सकती है, संदेह है, शायद आज वर्षा हो। और अब तक मोहन कानपुर पहुंच गया होगा। अगला है एक वाक्य देखें, बच्चे पढ़ रहे होंगे। यहां पे देखें जो वाक्य लिखे गए हैं, संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? जहां पे किसी कार्य के होने या न होने का संदेह हो, संदेहवाचक वाक्य जैसे शायद आज वर्षा हो। संभावना मतलब संदेह है, उसमें संभावना में संदेह है कि मतलब पूरे विश्वास से हम उस बात को नहीं कह सकते हैं, संशय है, उसमें संदेह है, शायद आज वर्षा हो। पूरे विश्वास से नहीं कह रहा शायद आज वर्षा हो, वर्षा हो भी सकती है नहीं। अब तक मोहन कानपुर पहुंच गया होगा, एक संदेह जता रहे हैं, पूरे विश्वास से नहीं कि वो पहुंच गया है, पहुंच गया होगा, संदेह है अभी पहुंचने में। तो ये हमारा संदेहवाचक। बच्चे पढ़ रहे होंगे, ये भी संदेह है, पढ़ रहे होंगे,
पढ़ रहे हैं, क्लियर नहीं है, पढ़ रहे होंगे, ये संदेह है, अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये जो वाक्य होते हैं संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला देखें क्या दिया है। अगला है हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? देखिए नाम से स्पष्ट है, वो संदेहवाचक था, संदेह था किसी कार्य का होना या न होने में। यहाँ पे देखा संकेतवाचक वाक्य दिया है, अर्थात इसमें संकेत दिया रहेगा। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या न होने का संकेत दिया हो वो हमारा होता है संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि तुम दिया है मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। अगर वो पढ़ा होता तो पास हो गया होता। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मैं गोरखपुर मोटरसाइकिल से जाता। तो यहाँ पे यदि अगर ये जो शब्द हैं वो संकेत देते हैं कि अगर ये काम होता, शर्त रहेगा, जिस वाक्य से ये लगे कि शर्त दिया गया है वो हमारा संकेतवाचक वाक्य होता है। और इसमें क्या होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर होती है। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। यहाँ पे देखें जो दूसरा वाक्य इस पर डिपेंड है, दूसरी क्रिया है, पहले पर डिपेंड है, यदि तुम मेहनत करते उस पर निर्भर है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं कंडीशन वाले वाक्य होते हैं संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। और अगला देखें 8वां जो दिया है इच्छा सूचक वाक्य। 8वां क्या है? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है देखेंगे। नाम से भी स्पष्ट है, जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना, अभिशाप इत्यादि का बोध होता है वो हमारा इच्छा सूचक। इस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप इत्यादि का बोध होता है, कैसा वाक्य कहलाता है? इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखें भगवान भगवान तुम्हें चिराई करें। भगवान तुम्हें चिराई करें। भगवान करें मोहन पास हो जाए। भगवान करें मोहन पास हो जाए, भगवान तुम्हें चिरायु करें। अर्थात आशय है कि ये ऐसे वाक्य हैं, क्या आशय निकल रहा है? ये इच्छा प्रकट हुआ इसमें, किसी की इच्छा, भगवान करे तुम पास हो जाओ। अर्थात जिस वाक्य से ये लगे कि उसमें आशीर्वाद दिया गया है, इच्छा किया गया है, तो वो हमारा क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य होता है, क्योंकि वो मन की इच्छा होती है। जैसे भगवान तुम्हें चिरायु करें, भगवान तुम्हें एक पुत्र प्रदान करें, भगवान करें तुम पास हो जाओ। तो ये आशीर्वाद हो, इच्छा हो, शुभकामना हो, अभिशाप हो, जिस वाक्य में ये व्यक्त हुआ हो वो इच्छा सूचक वाक्य होता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि आपको वाक्य 8 प्रकार के बताए गए। ये किस आधार पे थे? ये वाक्य के 8 प्रकार अर्थ के आधार पे थे। एक बार फिर रिवर्स करना चाहेंगे। वाक्य के कितने भाग आपको बताए गए? आपको वाक्य के 2 भाग बताए गए हैं।
वाक्य के आपको दो भाग बताए गए हैं। पहला क्या था, उद्देश्य था, पहला क्या था, उद्देश्य था, और दूसरा बताया गया था विधेय। उसमें क्या बताया, उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। ये दो भाग होते हैं किसके, वाक्य के। अब उसके बाद आपको बताया गया वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दो आधारों पे बांटा गया है। एक होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर इसमें क्या बताया गया कि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, दूसरा बताया गया था मिश्र वाक्य, और तीसरा बताया गया था संयुक्त वाक्य। ये बताया गया था आपको। उसके बाद सरल वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जो एक साधारण कथन व्यक्त करता है, स्वतंत्र रूप से, सामान्य रूप से किसी कार्य के होने का बोध कराता है, सरल वाक्य। मिश्र वाक्य जो मिश्रित होता है, जिसमें एक वाक्य स्वतंत्र होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है, मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य जो स्वतंत्र वाक्य जुड़ करके बने होते हैं, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। उसके बाद आपको बताया गया अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के आपको बताए गए। पहला बताया गया विधानवाचक, दूसरा बताया गया क्या, दूसरा आपको बताया गया निषेधात्मक वाक्य। तीसरा क्या बताया गया आपको, प्रश्नवाचक। चौथा क्या बताया गया आपको, चौथा क्या बताया गया है, तो चौथा बताया गया है विस्मयादि बोधक। पांचवा क्या बताया गया आपको, पांचवा बताया गया है आज्ञा सूचक या आज्ञा बोधक। उसके बाद छठवां बताया गया है आपको संदेहवाचक। उसके बाद सातवां बताया गया है संकेतवाचक। और आठवां बताया गया है आपको जो इच्छा सूचक। तो ये 8 प्रकार के वाक्य आपको बताए गए। इसका क्या आधार है, अर्थ के आधार पर है। तो अब हम उम्मीद करते हैं ये जो वाक्य बताया गया, वाक्य के भाग बताए गए, वाक्य के प्रकार बताए गए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।